गुड इवनिंग भाई सभी को। बेटे आप लोगों को याद होगा हमने जो है सेकेंड चैप्टर शुरू किया था। सेकेंड चैप्टर में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं एक दो टॉपिक्स शायद, हाँ काफ़ी तो नहीं, एक दो टॉपिक्स जो है हम देख चुके थे। और वो टॉपिक्स क्या थे आपको याद होगा, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में हमने बात की थी, ठीक है, और इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की थी। उसके बाद हम जब आगे बढ़े हैं तो उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे कैसे अचीव करने के लिए काम किया गया है वो सब बातें हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि रिफॉर्म्स किए गए एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए गए जो लैंड रिफॉर्म्स थे, फिर टेक्निकल रिफॉर्म्स यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड थे। उसके बाद अदर रिफॉर्म्स भी हैं कुछ, है ना, तो ये सब हमें करने हैं, इनके बारे में बातें आप देखोगे कई राइटर में सिर्फ ये दोनों दिए, ये नहीं दिया होगा, ठीक है, तो इसके बारे में भी जिक्र हम करेंगे, है ना। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा जानना उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले जो था हमारा लैंड रिफॉर्म होना बहुत जरूरी था। लैंड रिफॉर्म होना जरूरी क्यों था? क्योंकि इसमें जो है सभी लोग जितने भी हैं, ठीक है, सब लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे उस टाइम, है ना। और सभी लोगों को जब जमीन का टुकड़ा, अगर मतलब कुछ ना कुछ जमीन का हिस्सा सभी के हाथ में रहेगा, ठीक है, तो वो अपने लिए एटलीस्ट वो व्यक्ति जिसके पास उतनी जगह है, वो जो फार्मर है, वो अपने लिए अपने परिवार के लिए उसमें खेती कर पाए, ठीक है। क्योंकि हर कोई जो है बड़े जमींदार के यहाँ जाकर उसकी जमीन पे काम कर रहा था, तो ये सारी बातें हमें पता है, हमने की थी, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। फिर इस तरह की सब चीजें होती रही, लगातार चीजें चलती रही, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आने की बात हुई, गवर्नमेंट जो है प्लान किया, है ना। एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, ये सब वो चीजें जो हमने नेक्स्ट क्लास में, मतलब पिछले क्लास में पढ़े थे। एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज में क्या है, जो बिचौलिए थे, दलाल थे, ठीक है, उनको हटा दिया। 200 लाख जो है लगभग, ठीक है, लोग जो है गवर्नमेंट से डायरेक्टली कनेक्ट हुए थे, ठीक है, जब ये जो काम हुआ, ठीक है, इंटरमीडिएरीज के हटने के बाद, मतलब समझ रहे हो कि ये गवर्नमेंट है, ये इंटरमीडिएरीज है और ये लोग हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएरीज के हटने के बाद करीब करीब 200 लाख लोग, ठीक है, गवर्नमेंट से डायरेक्टली कनेक्ट हुए थे, ठीक है। तो ये अपने आप में मतलब बहुत बड़ी सफलता कह सकते हो आप, ठीक है, गवर्नमेंट डायरेक्टली उन लोगों तक पहुंच पा रही थी। उसके बाद आपको याद होगा कि क्या किया गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग किया। लैंड सीलिंग का मतलब क्या है कि लोगों की जमीन जो है वो फिक्स कर दी कि इतनी जमीन जो है व्यक्ति के पास रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। देखो आपको याद है, ये हम बात करना इक्विटी इन एग्रीकल्चर, इक्विटी कौन सा ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे हमने इकोनॉमिक प्लानिंग के 5, तो उसमें इक्विटी भी पढ़ा था, ठीक है, सबको समान अधिकार है समाज में, ठीक है, सबको सब रिसोर्सेज बराबर मिलने का अधिकार है, तो उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ये जो है लैंड रिफॉर्म्स लेकर आई थी, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, ठीक है, रिमूव करना, उन्हें कुछ भी कह लो, कैसे भी कह लो, ठीक है। तो लैंड सीलिंग में यही था, जगह फिक्स कर दी गई, किसके पास कितनी जगह रहेगी, ये सारी चीजें कर दी, ठीक है। अब इसको क्यों लाया गया, मैं वही आपको बता रहा था कि इससे क्या है, इक्विटी प्रमोट करने के लिए, ठीक है, यहाँ देखो इक्विटी प्रमोट करने के लिए इसको लाया गया, ठीक है। और मतलब बहुत सारे लोग जो इससे परेशान थे, ठीक है, उन लोगों की समस्या को समाधान करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये किया जा रहा था, ठीक है। तो इस तरह से काम किया गया। और लगभग ये जो लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये आपका वेस्ट बंगाल और केरला, वेस्ट बंगाल और केरला में ज्यादा सक्सेसफुल रहा। क्यों रहा, इसके पीछे रीजन क्या? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट एक्टिव थी इस पे काम करने के लिए, ठीक है। बाकी स्टेट्स की गवर्नमेंट जो उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी, ठीक है, उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी, तो ये जो है वो प्रॉब्लम थी। तो इसलिए इस तरह का काम जो है ज्यादा बंगाल और केरला में चला, ठीक है। वहाँ की सरकारों के माध्यम से सपोर्ट मिलने से बहुत सारा फायदा हुआ, ठीक है। और लैंड सीलिंग सबसे ज्यादा उन जगहों पर हुई, ज्यादा लोगों को, ज्यादा किसानों को वहां पर जो है फायदा मिला। इसके बाद अब अगर हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है, इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स के बाद तो आपको याद होगा हम टेक्निकल रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर, ठीक है, के चेंजेस की बात कर रहे थे, जिसमें हम नए एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी जो है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो टेक्निकल रिफॉर्म्स है, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें तो क्या क्या कहानी थी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि हमने क्या किया, प्रोडक्शन को, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हाई यील्ड्स, ठीक है, वैरायटी सीड्स जो थे HYV सीड्स थे, ठीक है, HYV सीड्स, ठीक है, इनका यूज करना हमने शुरू किया। तो ये सारी चीजें जो है लोगों के लिए फायदेमंद रही। ये प्लान कब आया? देखो थर्ड 5 ईयर प्लान जो था ना 1960s के आसपास, ठीक है, 1960 और 70s के बीच में, तो उस टाइम ये आया था, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आपका, और ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो है फायदा ज्यादातर जहां पर वीट और राइस प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में मिला।
1966 एकदम स्पेसिफिक अगर ईयर की बात की जाए तो थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि HYV सीड्स जो थे, ठीक है, सफिशिएंट इरिगेशन मतलब क्या है इसका, सफिशिएंट इरिगेशन मतलब उनको बहुत ज्यादा पानी नहीं मिलेगा तो भी वो अपने आप में जो है अच्छे प्रोडक्शन करने में अच्छे सीड्स थे, ठीक है, ये सब बातें थी। और ये जो सीड्स है, ठीक है, इन सभी सीड्स के साथ खासियत अच्छी बात क्या थी कि ये जो सीड्स है ना कम पानी में मतलब काम कर जाते हैं, ठीक है, चलते थे, ठीक है। इनके साथ क्या होता था, हैवी डोज होता था केमिकल्स का, 4 से 6% तक का मतलब 4 से 6 से 10% लगभग आप समझ सकते हो, इतना ज्यादा हैवी केमिकल डोज जो है इनके साथ होता था, इनमें जो है इस तरह के सीड्स में। और ये सीड्स जो है वो लार्ज प्रोडक्शन के लिए बहुत काम आ रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन अगर करना है तो वो पॉसिबल जो है हो पा रहा था इसकी वजह से, ठीक है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन जो है अपन कर पा रहे थे। और अगर अपन बात करें तो आपको मैं बताऊं 1966, ठीक है, कई सारी चीजें, हर चीज नोट्स में नहीं हो सकती है, ठीक है, कई चीजें किताब से हैं, कई चीजें नोट से आए हैं, ठीक है, कुछ नोट्स के बाहर है, कुछ और चीजें, ठीक है, सब मिलाकर के जो एक्सप्लेनेशन है तो वो सब चीजें ध्यान रखनी है आपको। 1966 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो अपना रहा, ठीक है, आपको पता है 2 फसलें होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, आपको पता है तो उसमें जो है दूसरी फसल जो होती है आपकी, ठीक है, खरीफ होती है कौन सी, ठीक है, वो उसका सीजन चल रहा था। तो उस समय क्या हुआ, HYV सीड्स जो है वो उनसे अपन ने खेती करी, प्रोडक्शन किया, बहुत ज्यादा अच्छे मात्रा में हुआ, ठीक है। लेकिन इनके साथ ये था कि पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सब चीजें बहुत ज्यादा अपन को यूज करनी पड़ रही थी, ठीक है, इन सभी का मतलब इस्तेमाल ज्यादा हो रहा था, ठीक है। ये इस तरह के सीड्स थे, क्यों करने पड़ रहे थे ये सब चीजें इस्तेमाल, क्योंकि इस तरह के सीड्स पे जो आप समझते हो टिड्डे, ठीक है, पेस्ट अटैक जो है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा था, है ना। अभी आपने देखा होगा तो कोरोना के टाइम में बहुत सारा मतलब उसके आसपास बहुत सारे आपने ना टिड्डियां उड़ रही हैं, वो सब सुना होगा आप लोगों ने, तो वो प्रॉब्लम जो है हो रही थी, ठीक है। और वो होती थी इस तरह के सीड्स के साथ, तो हमें काफी सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह हमें एडिशनल यूज करने पड़ते थे, ठीक है, तो केमिकल्स वगैरह यूज करने पड़ते थे इनको बनाए रखने के लिए, है ना। और ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना जरूरी क्यों था समझ रहे हो, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा लोग जो है 75%, मैं कह रहा हूँ 80% तक लोग जो है वो किस पर डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थे उस टाइम। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी थी, ठीक है, इन सभी की मदद से जो अपन काम कर रहे थे। तो इस तरह से जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन काफी आगे तक बढ़ा और काफी मतलब समझ रहे हो अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, पहले फेज में भी काफी काम हुआ और दूसरे फेज में भी काफी काम हुआ। दूसरे फेज में एक और चीज प्लस क्या हुई कि मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप समझ रहे हो आप, और भी फसलें जो हैं, ठीक है, और भी फसलें गेहूं और चने के अलावा, गेहूं चना कह रहा हूँ, गेहूं और चावल के अलावा, व्हीट और राइस के अलावा सेकेंड फेज में और भी जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, उनमें अपन ने HYV सीड्स का यूज किया, ठीक है। तो और बाकी स्टेट्स जो हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो भी बढ़ गए और भी क्षेत्रों में इसका फायदा मिला, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है हमें समझनी थी। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में ही अगर हम बात करें तो क्या हुआ, इसका फायदा देखो क्या हुआ कि कंट्री जो हमारी इंडिया, ठीक है, वो अभी तक क्या थी, किस पे निर्भर थी, अभी तक वो निर्भर थी कि हाँ यार हम दूसरे देशों से जो है सामान ले लेंगे, ठीक है, दूसरे देशों से फूड ग्रेन्स ले लेंगे अगर हमारे यहाँ नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए हमने क्या किया, जब हम अपना ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि लगातार हम सेल्फ सफिशिएंट होते गए हैं, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट होते गए मतलब क्या हुआ कि हम फूड ग्रेन्स अपने एंड पे प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हुआ कि बाकी देशों पे डिपेंडेंसी कम हुई, जैसे अमेरिका, मतलब समझ रहे हो, अमेरिका पे डिपेंड कम होना शुरू हो गया, बाकी और भी देश हैं जिन पे अपन ने डिपेंडेंसी कम कर दी। तो इससे क्या हुआ कि यार बहुत अच्छे तरह से जो है अपना कंट्री में जितने लोग हैं उन सभी की जरूरतें पूरी हो रही थी। तो ये सब बातें जो हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताई है ना। अब ये याद कैसे रहेंगी, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं, आपको चाहिए तो जो मैंने बताया वो आप नोट कर लो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, अपने नोट्स में ऐड कर लेना, क्योंकि मैंने सब चीजें एक्स्ट्रा जो है बता दी हैं, सब चीजें मतलब अगर मैं नोट्स में लिख दूंगा तो फिर समझोगे क्या, ठीक है। तो नोट्स में इतनी जरूरी चीजें वो सब लिखी है, लेकिन फिर भी आपको कुछ चाहिए, फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ और जानना है, तो आप ऐड कर लो उसमें, मैंने बता सब दिया, ठीक है, कोई टाइम कोई बात, ठीक है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग्स आपके पास है, ठीक है, क्लासेस आपके पास है। क्या डस्टिंग नहीं हुई क्या आज, थोड़ा गंदा हो रहा है, तो ठीक है, ये सब बातें हैं और मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे अचीवमेंट्स क्या रहे ग्रीन रिवॉल्यूशन के, ठीक है। अचीवमेंट्स में सबसे पहले कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो जैसे जैसे क्या हुआ, कमर्शलाइजेशन हुआ, ठीक है,
हम HYV सीड्स की तरफ बढ़ते गए, लगातार काम होता गया, हर कोई अपने हिसाब से जो है प्रोडक्शन कर रहा था। अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स का, बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है। किसी भी चीज की जब सप्लाई बढ़ जाती है तो उस चीज की प्राइस कम हो जाती है, ठीक है। किसी भी चीज की जब सप्लाई बढ़ती है ना तो प्राइस कम हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब कहानी क्या है, मैक्रो लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। माइक्रो लेवल पे मत चले जाना, आप कहोगे सर लॉ ऑफ सप्लाई पे आ जाओगे फिर आप, तो वो सब बातें मत करना सर, सब चीजें अलग है, ठीक है। मैक्रो लेवल पे बात कर रहा हूँ, माइक्रो लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो कहानी क्या होती है कि जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस किसी भी चीज की गिरती है, क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा सप्लाई होगी इस चीज की, जितना ज्यादा चीज होगी उतनी प्राइस कम होगी तो ज्यादा लोग खरीद सके, ठीक है। कोई चीज महंगी है तो इतने लोग खरीद पा रहे हैं, मान लो जब और चीज सस्ती हो जाएगी तो और भी लोग खरीद सकते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल जैसे मैंगो है, अभी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, उसका रेट शायद 60 रुपए किलो होगा अभी, ठीक है। तो हर कोई नहीं अफोर्ड करेगा, ठीक है, हर कोई नहीं खाएगा आम, ठीक है। वो इंतजार करेगा 20, 10, 30 रुपए के आसपास हो जाए जब, तब वो खरीदेगा। तो अभी 60 रुपए में क्या इतने लोग खरीद रहे हैं सिर्फ, ठीक है। जब 20 और 10 हो जाएगा तो 60 वाला तो खरीद ही लेगा, बाकी और जो कम इनकम वाले लोग हैं वो भी खरीदने लगेंगे, ठीक है। तो जब किसी भी चीज की देखो प्राइस कम हो रही है ना, तो उस सिचुएशन में सप्लाई जो है बिल्कुल ज्यादा होती है, ठीक है, बिकेगी भी चीज ज्यादा, ये सब चीजें होती है। खैर, कहने का मतलब क्या है कि जब ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, जब हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो गई, ठीक है, अपने लोगों के लिए हम गुड्स खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो क्या हुआ, ज्यादा सप्लाई कर रहे थे, हम एक्स्ट्रा बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, पता है। तो यहाँ पर जब हम प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रोड्यूस करने के साथ साथ क्या हुआ, लगातार काम हो रहा था, तो जितना हम प्रोड्यूस करते जा रहे थे, हमारे लोगों की जो कम लेवल वाले, कम इनकम वाले जो लोग हैं, वो भी आसानी से फूड ग्रेन्स जो है ले पा रहे थे। देखो प्राइस ऑफ फूड्स जो है वो गिर गई, तो इससे क्या हुआ, कम इनकम वाले जो लोग हैं वो, उनको भी उससे फायदा हो रहा था, क्यों, प्राइस कम हो गए और सप्लाई हमारे पास काफी ज्यादा थी, तो आराम से, समझ रहे हो, ये एक बड़ा फायदा मिला इसका, ठीक है। इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों, ठीक है। HYV सीड से प्रोडक्शन भी बढ़ा और आपकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और क्वांटिटी जो है एग्रीकल्चर की, उन दोनों चीजों में फर्क है, ठीक है। अच्छे क्वालिटी के फूड्स, फूड ग्रेन जो है वो तैयार हो रहे थे और ज्यादा क्वांटिटी में हो रहे थे, तो ये सारी बातें। द रेट देखो ये सब चीजें बढ़ने लगी, ठीक है। द रेट एट विच प्रोडक्शन इंक्रीज, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया और कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा था, ठीक है, कंटिन्यूसली यानी लगातार जो है वो बढ़ता ही जा रहा था, तो ये सारे फायदे हुए। फिर और क्या फायदे हुए हमें, इंक्रीज हुआ एम्प्लॉयमेंट। देखो पहले क्या हुआ, जब खेती हो रही थी, ठीक है, इतने बड़े खेत में एग्जांपल तो 10 किलो गेहूं प्रोड्यूस हो रहा था, अब इसी किलो इसमें 15 किलो हो रहा है, ठीक है, तो 2 लोग काम कर रहे थे, अब 10 किलो के लिए हिसाब से पूरा संभालना, अब 3 लोगों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, तो क्या हुआ, ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ने लगी, ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ने लगी, तो क्या हुआ इसमें, फायदा क्या हुआ, इससे कि ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, उनका फायदा होने लगा, और फायदा होने लगा तो, फायदा होने लगा तो इसका मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन का हम एक पॉजिटिव साइड जो है उसमें देख पा रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हेल्प इन जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट लेड टू इफेक्टिव यूज ऑफ लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर। तो मतलब हम कहीं ना कहीं लेबर फोर्स का सही और अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे थे, जिनके पास काम नहीं था उन्हें काम मिल गया, ठीक है। आगे देखो, इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ी लोगों की, द एडॉप्शन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स, ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, उतने ही मतलब उतने ही बड़े खेत में आप ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हो मटेरियल, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। ज्यादा सप्लाई हो रही है, ठीक है, हर कोई छोटे वर्ग का आदमी भी खरीद पा रहा है, ज्यादा सप्लाई हो रही है, ज्यादा माल बिकेगा अगर, तो फायदा क्या होगा, इनकम ज्यादा होगी, तो इनकम ज्यादा हो रही थी फार्मर्स की, तो एक अच्छा पॉइंट है ये। सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या लिखा, द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी enabled India to achieve self-sufficiency in food grains. India no more was dependent, ठीक है, was dependent on foreign countries, ठीक है। मतलब क्या बात है कि हमें किसी के सामने अब कहने सुनने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं थी, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्या एटलीस्ट फूड ग्रेन्स तो हम अपनी कंट्री के लिए कर ही पा रहे थे। तो ये जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में कहानी है, और इस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ साथ आपने क्या समझा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट क्या रहे, मतलब फायदे क्या रहे, कैसे भी कह लो, ठीक है, एडवांटेजेस समझ लो या उसके अचीवमेंट समझ लो। यहाँ तक आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे अगर, तो हमें क्या पढ़ना है कि शॉर्ट कमिंग, देखो हर चीज के दो पहलू हैं, फायदे हैं तो नुकसान भी है, ठीक है, अगर अचीवमेंट्स है तो शॉर्ट कमिंग्स भी है, प्रॉब्लम्स भी है, क्या क्या है देखो। इंक्रीज हुआ क्या, डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड
बिग फार्मर, मतलब छोटे और बड़े किसानों के बीच में समस्या हुई, क्यों हुई समझो, पेन रख देता हूँ और कहानी सुनाता हूँ आपको। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि जो आपके HYV सीड्स हैं वो हो रहे थे महंगे, ठीक है, HYV सीड्स जो है वो थे आपके महंगे, ठीक है, फिर आपको पेस्टिसाइड्स चाहिए, फिर आपको केमिकल चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, ठीक है, वो सीड्स भी चाहिए, तो है ना, इरिगेशन की फैसिलिटी अगर हो पा रही तो बहुत अच्छा है, तो इन सब चीजों पे काम करना, उसके लिए लगेगा खर्चा। तो जो बड़े फार्मर्स थे, मतलब जो पैसे वाले किसान थे, वो तो जुगाड़ कर रहे थे अपना और बढ़िया काम चला रहे थे, लेकिन जो छोटे किसान थे बेचारे वो परेशान, वो तो या तो पुरानी वाली टेक्निक यूज कर रहे थे, वही सीड्स पुराने वाले, या फिर थोड़े बहुत HYV सीड्स जो है वो यूज भी कर रहे थे, तो फिर बाकी फर्टिलाइजर्स नहीं थे, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको। तो ज्यादा फायदा जो है किसको हुआ इसका, रिच फार्मर्स, घूम फिर के कहानी वही पहुंच गई कि अमीर के अमीर रहे, गरीब के गरीब रहे। देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्रीज द इनइक्वालिटी इन द विलेजेस, ठीक है, जो डिफरेंस और बढ़ रहे थे, ठीक है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो द रिच फार्मर earn more revenue as compared to the poor farmer because of lack of funds with them। तो पैसे कम थे गरीबों के पास, है ना, गरीब कौन, किसान, जिसके पास पैसा नहीं था वो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा नहीं ले पा रहा था, जिसके पास पैसे थे वो ले रहा था। लिमिटेड क्रॉप्स क्या कह रहा है कि ये जो HYV सीड्स थे या ग्रीन रिवॉल्यूशन था, वो ऐसा नहीं है कि हर तरह की खेती के लिए काम आ रहा था, नहीं, शुरुआत में ये गेहूं और चावल के लिए काम आया फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में ये फिर बाजरा और मेज, मतलब अलग अलग और भी 2-4 फसलों के लिए ये जो है वो काम आया, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका। तो ये एक मतलब डिसएडवांटेज है कि कुछ ही फसलों के लिए था ये। तीसरा है कुछ ही राज्यों में, मतलब पूरे भारत में इसका जो है फायदा नहीं मिला लोगों को, ठीक है, कुछ ही क्षेत्रों में, जैसे पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 4-6 जगहों के नाम लिखे, तो इन्हीं क्षेत्रों में जो है बहुत सफल रहा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ना, बाकी जगहों पे इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि हर जगह का खेती का माहौल अलग है, क्लाइमेट अलग है, सब चीजें मैटर करती है, तो उस हिसाब से काम होता है, ठीक है। फिर एक और प्रॉब्लम जो हम पहले भी देख रहे थे, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, मतलब वो टिड्डियों का जो हमला होता था, ठीक है, वो पूरी फसल बर्बाद कर देती, वो जो कीड़े होते हैं मतलब एकदम, ठीक है, वो पूरा खा जाते थे, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उससे जो है जूझना पड़ रहा था, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में जिस तरह के सीड्स आप यूज कर रहे थे, जो खेती हो रही थी उसको बड़ा नुकसान हो रहा था उनसे, तो इन सब बातों पर जो है आपको ध्यान देकर चलना था, ठीक है। तो ये सारे जो शॉर्टकमिंग से ग्रीन रिवॉल्यूशन की, ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, कुछ जनरल रिफॉर्म्स से, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं इनके बारे में, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, एक मतलब आइडिया लेते हुए चलेंगे बस। क्रेडिट फैसिलिटीज, ठीक है, अब क्या है, खेती करने के लिए लोगों को आसानी से उधार पैसा मिलने की जो है फैसिलिटी दी जाने लगी, ठीक है, दी जाने लगी, ठीक है। को कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैज बीन डेवलप्ड टू मीट फाइनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर्स, मतलब कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है, सोसाइटी समझते कुछ लोग मिलकर के एक ग्रुप बना लेते थे, ठीक है, अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर पढ़ा हो 11th में, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पे था, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हुआ करता था, ठीक है, आपके तो क्रेडिट सोसाइटी मतलब सोसाइटीज होती है, ठीक है, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, तो वो क्या करती है, आपको लोन अरेंज करा के देंगे, किसान है आप तो, ठीक है, आपको बिजनेस, आपको खेती करने के लिए। रूरल डेवलपमेंट बैंक, सरकार ने कुछ बैंक जो है वो बनाई, ठीक है, जो रूरल एरियाज में डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए लोन देंगे, ये सब चीजें हुई, ठीक है। और बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब चीजें, नाबार्ड, NABARD, ऐसा ही क्या, नाबार्ड, ठीक है, जो एस्टेब्लिश हुई, NBRD ऐसी कुछ है, नाबार्ड था, रुको मैं बताता हूँ, ठीक है, पहले इसको समझो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है नाबार्ड, ठीक है, वो एस्टेब्लिश की गई किस लिए, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, किसको, अपने जो किसान भाई हैं उनको, ठीक है। 12 जुलाई 1982 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, नाबार्ड, ठीक है। तो ये बैंक जो है वो किस लिए, जो किसान लोग हैं उन्हें, ठीक है, उनको क्रेडिट, उधार, लोन, मतलब समझ लो खेती करने के लिए लोन प्रोवाइड करें, उसके लिए बनी। देखो, रूरल डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल, नेशनल बैंक जो है, नाबार्ड, ये सब अलग अलग तरह की बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज मिलकर के काम कर रहे थे उनके लिए, ठीक है। नाबार्ड पे एक क्वेश्चन मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, छोटा मोटा आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है, इसलिए ईयर कहीं मेंशन कर लेना, उसका लिख लेना, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। तो इरिगेशन फैसिलिटीज के बारे में अगर आप देखो तो इम्प्रूव हुई पहले से, इरिगेशन फैसिलिटीज जो है फार्मर्स के लिए, ठीक है, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी करने की कोशिश की,
तो इरिगेशन फैसिलिटीज जो है 50% तक हम काम कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन आज़ादी के टाइम देखो, अच्छा ये कब की बातें कर रहा हूँ मैं, 1960, 70, 80 है ना, इस टाइम की बातें चल रही हैं अब। और कब, जब भी 50% है, 70-80% की 1970s और 80s की बात चल रही है। लेकिन 1950s में क्या था, 1950s में, ठीक है, क्या था कि हम 15% तक ही बस पानी को इस्तेमाल कर पा रहे थे खेती के लिए, देखो कल्टीवेशन के लिए उस टाइम। और अभी इरिगेशन फैसिलिटीज क्या है, लगभग 50% तक कवर हो रही है। तो एक मतलब अच्छा कोशिश थी। ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम, अभी तक क्या होता था कि जो किसान है उससे जो जमींदार है वो खरीद लेता था, जमींदार अलग अलग लोगों को पहुंचा देता था, ठीक है, ये सिस्टम होता था। अब बोला नहीं यार, एक मार्केट बनाएंगे, ठीक है, मंडी, ऑर्गेनाइज मार्केट बनाया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आया। इसमें क्या होगा, किसान जाएगा मार्केट में, ये फार्मर है, ठीक है, ये जाएगा यहाँ, यहाँ से आएगा कौन, जो कंज्यूमर है, ठीक है, यहाँ रखा हुआ पूरा अनाज बढ़िया बेहतरीन तरह से, और ये इसके दाम बोलेगा कि भैया 200 रुपए, 2000 रुपए केजी है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। तो ये फिर अपने हिसाब से रेट जो एडजस्ट कर लेंगे, नेगोशिएट करके, भाई एक रेट फिक्स हुआ 1800, ठीक है, उस पर जो है 100 किलो गेहूं इस रेट पर तय हुआ तो इस पे बिक जाएगा। उस समय इतने प्राइस नहीं होते थे, आजकल के प्राइस है तो 2000 कुंटल और 1800, ठीक है, गेहूं के। हालांकि एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ में, एक मार्केट बनाया गया, ठीक है, ऑर्गेनाइज मार्केट बनाने की कोशिश की गई, ठीक है। रेगुलर मार्केट जो है स्टेब्लिश करने की कोशिश की, गवर्नमेंट फार्मर्स को हेल्प कर रही थी। रेम्युनरेटिव प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको, उसकी एक मतलब इतनी पैसा उनको मिल सके कि उन्होंने मान लो 30 रुपए में वो चीज बनाई है तो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए उनको, ठीक है, थोड़ा सा वो कमा पाए उस पर जितनी लागत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बेचारा लॉस पर बेचे, ऐसा ना हो। गवर्नमेंट इसलिए कोशिश कर रही थी ये सब चीजें करने की। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो भी हेल्प कर रही थी, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं फार्मर्स के उनको मार्केट में ले जाने में, बार्गेन करने, मतलब एक प्राइस तय करवाने में, क्योंकि किसानों को इतना आइडिया नहीं था, वो चीजें नहीं कर पाते थे, ठीक है, उन्हें नहीं पता था, उन्हें सिर्फ खेती करना आती थी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट उनको हेल्प कर रही थी, मार्केट बना के दे रही थी, जहां पर लोग उनकी मदद कर रहे थे एक प्राइस तय कराने में, ठीक है, और उस प्राइस पे जो चीजें बिकेंगी तो उसको फायदा हो थोड़ा बहुत, तो इस तरह से पूरी व्यवस्था की जा रही थी। फिर नेक्स्ट आया मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखना इसमें जो आपका MSP है, इसमें क्या कहानी है, देखो पूरी कहानी सुना देता हूँ आपको, ठीक है, बाकी जो लिखा है वो तो पढ़ ही लेंगे अपन, फॉर्मल रीडिंग देनी होती है। मान लो ये गवर्नमेंट है, ठीक है, ये गवर्नमेंट है, ये मार्केट है, ये फार्मर है, फार्मर, ये कंज्यूमर है। यहाँ ये रखे हैं इसके पूरे एकदम बढ़िया फसल रखी है, इसके गेहूं रखे हैं, चावल रखे हैं, कुछ मानो। किसान बोला, किसान को जो है पर केजी 30 रुपए, वो 30 रुपए पर केजी बनाने का खर्चा है, और वो बोल रहा है कि 35 रुपए तो कम से कम जा रहा हूँ इतने पे बिके, ठीक है, वो इतना मन है उसका, ठीक है, वो उसका मन है, और 30 रुपए पर केजी जो है उसको बनाने की लागत आई है। अब कंज्यूमर आया, ठीक है, मार्केट में बड़े बड़े कंज्यूमर कौन आता है, डायरेक्ट भी आ सकते कंज्यूमर, आप और हम, ठीक है, और बड़े बड़े ज्यादातर कौन आते थे, व्यापारी आते थे, ठीक है। वो प्राइस लगा रहे हैं 25, 26, 28, 30, 29, मतलब समझ रहे हो, 28, ये प्राइस लगा रहे हैं, 31, 32। तो फार्मर कह रहा है यार कैसा, मतलब मेरा लागत ही नहीं, मैं इतने में क्यों बेचूं, लेकिन बेचारे क्या, कोई खरीद ही ना। अब वो क्या है, सब सलाह करके आते थे सारे, ठीक है, और ये जितने आते थे, ठीक है, बड़े बड़े व्यापारी होते थे ये सब मार्केट में। अभी भी देखो आप मंडियों में इस तरह से काम होता है। तो ये जाते मार्केट में, अब यहाँ प्राइस जो है बोली लगाते, तो अब किसान बेचारा, वो उसके यहाँ कोई खरीदने ही नहीं आ रहा 32 रुपए से ऊपर या 28 रुपए से ऊपर, मतलब ठीक है, 28 रुपए सबने कह दिया हम 28 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, बेचारे की लागत ही 30 रुपए ही पर केजी। तो अब किसान मजबूरी में बेचना पड़ता है, क्यों, खरीदेगा ही नहीं कोई, तो खड़ा घर पे थोड़ी रखेगा वो, ना उसके घर पे इतनी जगह है उतना अनाज ले जाके रख सके। मंडी में पड़ा रहेगा, बारिश हो जाएगी तो खराब हो जाएगा, अगर उसने ज्यादा समय तक नहीं बेचा तो पड़े पड़े खराब हो जाएगा वो, ठीक है, रखे रखे सड़ जाएगा, बेचारे को लॉस में बेचना पड़ता है, ये सब प्रॉब्लम आती थी। तो सरकार ने कहा रुको तुम्हारे लिए प्रबंध करते हैं, व्यवस्था करते हैं। सरकार ने कहा सुनो, तुम 30 रुपए में कोई चीज बना रहे हो ना, हम 32 रुपए उसकी प्राइस फाइनल कर रहे हैं, एक प्राइस बना रहे हैं उसकी फाइनल प्राइस, ठीक है, तुम उसमें 2 रुपए कमा रहे हो, बोला हाँ सर कमा रहे, बोला कम से कम ये प्राइस मिलेगी तो चलेगा, बोला हाँ चल जाएगा। बोले तो एक काम करो मार्केट में ले जाओ, और मार्केट में बोलो कि हम 32 रुपए से ऊपर बेचेंगे। अब तुम बोलो 40 पे बेचना है
ठीक है, 35 पे बेच रहे हैं, अगर कोई खरीदने आ रहा है तो ठीक है, तैयार है तो ठीक है, नहीं है तो 32 रुपए पर हम लेंगे फिर आपसे। गवर्नमेंट ने एक जो प्राइस फिक्स कर दी, ठीक है, 30 रुपए कॉस्ट है उसकी, 2 रुपए थोड़ा सा उसके लिए प्रॉफिट भी डाल दिया गवर्नमेंट ने। तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट ने बना दी, और गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई नहीं खरीदेगा तुमसे तो 32 रुपए में तुम हमें दे जाना, उससे महंगा बिक जाए तो मंडी में बेच दो, नहीं बिके तो हमारे पास ले आओ। 32 रुपए में सरकार बोली हम खरीदेंगे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टोर होते हैं कंट्री में अपने, ठीक है, FCI के स्टोर है अपने यहाँ, ठीक है, गोदाम है बड़े बड़े, तो वहां पर जाके किसान जो है अपना ये बेच देता है, ठीक है, अनाज पूरा सरकार को, ठीक है, इस दाम पे जो भी आपके MSP के प्राइस है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि MSP जो है वो गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स करता है। अब आप कहोगे गवर्नमेंट में इतना अनाज इकट्ठा हो जाएगा, गवर्नमेंट करेगी क्या उसका? बेटा सर, वो तो किसान कह रहा है कि आप ले लो हमसे, लेकिन उसने पूछा किसान ने कि अरे आप करोगे क्या, तो बताओ उन्हें। 11th माइक्रो में ही पढ़ा था, आपको याद हो तो, ये लास्ट में, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट बोली देखो देश में किसी भी कोने में आपदा विपत्ति परेशानी आएगी, अर्थक्वेक फ्लड बाढ़ कुछ भी आएगा, तो वहां तक हम ये जो राशन अभी इकट्ठा करके रखेंगे स्टोर में गोदाम में, वो उस टाइम हमारे पास काम आएगा। तो देखो दोनों फायदे हैं इससे, एक किसान का भला हो रहा है, दूसरा जरूरत आने पे देश के काम आएगा वो अनाज, दोनों फायदे हैं, ठीक है। तो देखो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी गवर्नमेंट ने फिक्स की कि इतने से कम पे, ठीक है, कोई भी फार्मर जो अपना सामान नहीं बेचेगा, उससे कम प्राइस अगर उसको लोग दे रहे हैं तो वो किसी को ना बेच के गवर्नमेंट को बेच दे, उससे ज्यादा पे बिक रहा है तो मार्केट में बेच दे। और गवर्नमेंट उसको स्टॉक करके रखती थी, वो सारा जो मटेरियल है बफर स्टॉक बना के रखती थी, जो इमरजेंसी में काम आता था देश में, ठीक है, आंधी तूफान बाढ़ जो सब है उन स्थितियों में, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऐसे काम आया। तो ये सारी बातें हमको उसमें करनी थी, ठीक है। अब देखो इंडस्ट्री के बारे में अगर हम समझें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्री, और पब्लिक सेक्टर का रोल हमें समझना है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या रहा। तो कहानी क्या है, देखो कहानी से शुरू करें अगर हम, तो सीन क्या है, हमारी जो इंडस्ट्रीज है आपको पता है बहुत बेकार हालत में थी, ठीक है। इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत बेकार हालत में थी, मतलब इस तरह का सेक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा, वो ज्यादातर लोग तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, थोड़े बहुत ही लोग तो जो लोग थे जो इंडस्ट्रीज में थे उस टाइम। आप ये समझो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर और कलकत्ता में, ठीक है, कुछ एक बड़ी इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, टाटा और बिरला की थी उस टाइम, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर की थी। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो कोई बहुत बड़े मतलब प्लांट नहीं थे, ठीक है, बस यही थे आपके थोड़े बहुत लेते कि जमशेदपुर में इनका टाटा का था, ठीक है, तो कलकत्ता में कुछ और चीजें थी, ठीक है। तो इस तरह से बस यही चीजें ले देखी थी। तो मॉडर्नाइज होना था, हमें चीजें नहीं लानी थी, एम्प्लॉयमेंट लाना था, क्योंकि जितना ज्यादा देखो एग्रीकल्चर में क्या खेती अच्छी नहीं हुई तो लोगों के लिए नुकसान हो सकता है, ठीक है, फसल खराब नहीं हुई तो उस सीजन में कमाई नहीं होगी। लेकिन इंडस्ट्रीज में क्या है, जो लोग काम करेंगे जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो काम करेंगे तो उनको हर टाइम तनख्वाह मिलेगी, तो एक मतलब समझ रहे हो, एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में रेगुलर इनकम सेट हो जाती है वहां पर। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। तो इस तरह से काम चलता रहा। कॉटन टेक्सटाइल वगैरह जो है गवर्नमेंट की उस टाइम थी, ठीक है, कांच मिल आपने सुना हो, ठीक है, वो थी गवर्नमेंट की, जूट की इंडस्ट्रीज थी गवर्नमेंट की, ये सब था। प्राइवेट का तो यही मैंने आपको बताया, स्टील और आयरन का ये सब था, इससे ज्यादा कोई काम था भी, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि मतलब इंडिया के मार्केट इतना बड़ा नहीं था कि हर कोई एंटर कर सके उसमें, ये सब चीजें थी उस टाइम, ठीक है। हम क्यों नहीं था, चलो इसके पीछे की कहानी भी सुनाता हूँ मैं आपको। क्या हुआ कि जब पहले इंडिया फ्री मतलब आराम से अपना काम कर रहा था, ठीक है, तो अंग्रेज आए बिजनेस करने के लिए, ये सब बातें आप जानते भी हो, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ टॉपिक और मजे से आप समझो, ठीक है। बिजनेस कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, बिजनेस करने के नाम पे उन्होंने पूरा यहाँ पर शासन शुरू कर दिया, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लग गए, ठीक है। जब 1947 में हम आजाद हुए तो 1990 तक मतलब समझ रहे हो, ये हमारे पास 40-45 साल जो ऐसे रहे हमारे, अप्रोक्स बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जब हमारे देश में लोगों के अंदर डर था कि यार अब कोई दूसरी कंट्री से अगर हम बिजनेस करेंगे तो वापस से हमारे साथ धोखा ना हो जाए, ठीक है, तो इसलिए हम अपनी इकोनॉमी को बहुत समझ रहे हो बहुत रोक के रखे हुए थे, हम एनकरेज नहीं कर रहे थे बाहर की कंट्रीज के साथ, अपन ज्यादा व्यापार जो है नहीं करना चाह रहे थे, ज्यादा बिजनेस में नहीं जा रहे थे, अपनी इकोनॉमी को बहुत संभाल के मतलब समझ रहे अपन चल रहे थे, क्योंकि एक्सपेंड करोगे अभी फिर इस तरह की नुकसान आपको भुगतना पड़ जाए, तो ये सब चीजें बहुत दिक्कत का विषय हो सकती थी। तो इसलिए हम बहुत संभाल संभाल के फूक फूक के बोले, एक बार कहते ना कि जो छाछ का जला क्या होता है, चाय का जला छाछ कोई फूक फूक के पीता, तो वही वाली कहानी है, ठीक है। एक बार दूध का जला, दूध का जला चाय का जला जो भी है, ठीक है, तो ये वाली बात है ना, बड़े सिस्टम
को फॉलो कर रहे थे अपन के 1990 तक अपन अपनी इकोनॉमी को संभाल के रखे थे। मतलब संभालने का मतलब ये है कि अपन ओपन नहीं कर रहे थे, ठीक है, उसको एक्सपेंड नहीं करना चाह रहे थे। तो इंडस्ट्रीज कहाँ से आएंगी, ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश नहीं हो रही थी, पैसा नहीं आ रहा था कंट्री के अंदर, बाहर से कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा थी, ये सब चीजें थी उस टाइम। तो ये सब चीजें होने के बाद फिर इंडस्ट्रीज को और क्या क्या प्रॉब्लम थी, देखो, लैक ऑफ कैपिटल अंडर टेक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम थे। इंडियन इंडस्ट्रीज के पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं था, इतना रुपया नहीं था, देखो आप, कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है, बड़ी इकोनॉमी बना सके इंडिया, क्योंकि डेवलपिंग है इंडिया, ठीक है, लेकिन डेवलपिंग से पहले कभी ना कभी अंडर डेवलप्ड भी थी, ठीक है। तो अब धीरे धीरे डेवलपिंग हुई है, अब जल्दी सब चीजें अच्छी रही तो डेवलप्ड हो जाए, ठीक है। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ खास स्कोप नहीं था हमारे पास, ठीक है। इंडियन मार्केट इतना बड़ा नहीं था, जैसे अभी मैं समझा रहा था आपको, ठीक है, कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इतना पैसा लगा सके कंट्री में, ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट्स ले सके कंट्री के, इतना पैसा नहीं था। आज के टाइम में जो टाटा बिरला अंबानी है, ठीक है, उस टाइम टाटा बिरला ही थे, अंबानी उनके बाद ही आए हैं, ठीक है। बाकी आज के टाइम में इतने बड़े बड़े बिजनेस है, आप जोमेटो देखो और मतलब तमाम, है ना, अभी का देखो, इसके बाद ओला का देखो, उबर का देखो, ठीक है। अब ये आज की जनरेशन और आज के लोगों के हिसाब से, ठीक है, उस टाइम ये चीजें नहीं थी। आज के टाइम में आप तमाम ऐसे बिजनेस है जो बहुत बड़े स्केल पर है, ठीक है, उस टाइम नहीं थे, कुछ ही बहुत प्राइवेट सेक्टर को एनकरेजमेंट था ही नहीं उस टाइम, ठीक है। ये सब चीजें आप आज के टाइम में प्राइवेट सेक्टर आप कितना आगे आप समझते हो, ठीक है, आप चाहे इन्फोसिस की बात कर लो, चाहे मतलब तमाम, ठीक है, बहुत सारे बड़े ब्रांड है, हम कितने नाम लेते लेते थक जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। फिर सोशल जस्टिस पे अगर हम आए तो सोशल जस्टिस के बारे में क्या है, The objective of socialistic pattern of a society could be achieved only through direct participation of the government in the process of industrialization। तो कहने का क्या मतलब है कि सोशल जस्टिस क्या कह रहा है कि सोशल वेलफेयर के लिए जो है गवर्नमेंट सिर्फ काम कर रही थी उस टाइम, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो कभी भी गवर्नमेंट के साथ बहुत ज्यादा काम करने में सहमत नहीं रहा है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर अपना काम करता है इसलिए पैसा कमाने के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व भी नहीं हो पा रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरकार चाह रही है लोगों का भला हो, प्राइवेट सेक्टर काम करेगा तो कहां से होगा, तो वो सब चीजें थी। सोशल जस्टिस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर सके, ये सारी बातें थी, ठीक है। लेकिन वो सब चीजें उतने बड़े स्केल पर पॉसिबल नहीं हो रही थी, ठीक है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उतना अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं कर पा रही, तो तमाम इस तरह की प्रॉब्लम जो है हमारे देश में उस टाइम देखनी पड़ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या हुआ, सीन जो चेंज हुआ वो क्या है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, ठीक है। इससे अच्छा इसके बारे में पहले की बात बताता हूँ मैं आपको, नया टॉपिक है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब आजाद हुआ हमारा देश 1947, ठीक है, 15 अगस्त को जब हुआ, तो हमने 1948 में एक पॉलिसी बनाई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी 1948 में, ठीक है। फिर से सुनो, कब? इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने बनाई थी 1948 में। तो उसमें बहुत सारी कमियां थी, ठीक है। उसमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस जो है एडजस्ट हम मतलब नहीं कर पा रहे थे उनके साथ, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी जो हमारी पुरानी पॉलिसीज थी, ठीक है। तो वो क्या थी हमें नहीं जानना है, ठीक है, हमें सिर्फ ये जानना है कि फिर उसको हटके नहीं बनी। तो सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आपका आया, ठीक है, ठीक है, रेजोल्यूशन जो आया, ठीक है, 1956 में, और ये भी आया कब, 30 अप्रैल को 1956 में, ठीक है। ये रिजोल्यूशन है, मैं वही याद कर रहा था कि ये रिजोल्यूशन है, रिवॉल्यूशन है, तो रिजोल्यूशन है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है, 30 अप्रैल 1956 में ये दोबारा सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी। और इसमें कई सारे चेंजेस जो है, क्योंकि अभी तक क्या था, पब्लिक सेक्टर हर चीज मतलब हर काम जो है इस तरह से हो रहा था कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर संभाल रहा था कंट्री के अंदर। तो अब प्राइवेट सेक्टर की बारी भी थी, धीरे धीरे करके कुछ एक चीजें पब्लिक सेक्टर अभी भी खुद ही कर रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथों में गया, थोड़ा बहुत ही, ठीक है। बाद में जब 1991 में अभी आप पढ़ोगे, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी का कॉन्सेप्ट जब आया, ठीक है, उस टाइम मनमोहन जी जो है, डॉक्टर मनमोहन, जो अपने ठीक है, मनमोहन सिंह जी जो अपने पीएम रह चुके हैं, फॉर्मर, ठीक है, तो उस टाइम वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना। और ये क्वेश्चन जो है 2020 और 21, 2020 और 21 के सीबीएसई के सैंपल पेपर में था कि उस टाइम जब 1991 की पॉलिसी जो आई, उस टाइम अपने फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, और उसको लाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, ठीक है। तो कई सारी बातें हैं, तो जब आएगा वो चैप्टर इसके जस्ट बाद है, ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि हमने शुरू कहाँ से किया था, जब हमारा देश एकदम फ्री था, फिर जब अंग्रेज आए, आज़ादी हुई, और अब हम बात कर रहे हैं आज़ादी में कब से, 1950 से 1991। फिर हम पढ़ेंगे 1991 में क्या हुआ, उससे रिलेटेड सब चीजें, फिर करंट सिचुएशंस, मतलब पूरी बुक जो है इसी तरह से डिजाइन की गई है।
तो आप आजादी से लेकर के अभी तक की सारी चीजें पढ़ोगे इसमें, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड। खैर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स, मतलब हमने कई सारे, मतलब समझो पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स, मतलब हमने कई सारे डिसीजंस लिए, कई सारे स्टेप्स लिए, ठीक है, जिससे हम इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सके, आगे बढ़ा सके, जिसमें कई सारे इश्यूज हैं, कई सारे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस हैं कंट्री के जो कनेक्टेड है, बहुत सारी बातें इसके अंदर हम करने वाले हैं, ठीक है। वो चीजें समझना जरूरी है, ठीक है, जो इसके अंदर होने वाली हैं, ठीक है। तो आईपीआर जो था उसके एलिमेंट्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो डेफिनेशन में बस एक जनरल सी बात कही गई है, तो एलिमेंट्स को ज्यादा फोकस करना है अपन को। तो 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन, मतलब इंडस्ट्रीज को 3 अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है, शेड्यूल्स कह सकते हो आप, शेड्यूल ए बी सी करके या कैटेगरी 1 2 3 करके बांटा गया, ठीक है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी बनाई गई, फर्स्ट कैटेगरी जो थी, उसमें शेड्यूल ए, ठीक है, जो शेड्यूल ए था उसमें क्या किया, ये कैटेगरी इंक्लूड करती 17 कंट्री कंट्रीज नहीं, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब था, फिर से सुनो, कि शेड्यूल ए जो था, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी जो बनाई गई, इसमें 17 इंडस्ट्रीज को रखा गया, ठीक है। वो इंडस्ट्रीज जो सिर्फ गवर्नमेंट संभालेगी, ठीक है, जो सिर्फ गवर्नमेंट ओन करेगी, सिर्फ गवर्नमेंट संभालेगी, ठीक है। जैसे आपका देखो, एटॉमिक एनर्जी हो गया, आर्म्स हो गया, ऑयल्स हो गया, रेलवेज हो गया, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट संभालेगी, ठीक है। अब देखो रेलवेज वगैरह जो स्टेट गवर्नमेंट दिख रही है, हालांकि फिर चीजें बदली हैं, ठीक है, समय के साथ, लेकिन कहने का क्या मतलब है, सिर्फ इतना समझो कि गवर्नमेंट संभालेगी ये 17 इंडस्ट्रीज, ठीक है। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, एनर्जी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी हो गया आपका, ठीक है, हथियारों का सारा काम, क्योंकि ये अगर प्राइवेट कर देते तो फिर तो इंडिया की शक्ल कुछ और होती, तेल व्यापार, रेलवे, अभी भी इसमें से सही, ये सब बहुत ऐसी चीजें हैं कि अभी भी कंट्री में गवर्नमेंट ही संभाल रही है हमारे यहाँ, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी में इन्हें रखा। सेकेंड कैटेगरी में जो है आपका शेड्यूल बी जो है, उसमें क्या रखा कि प्राइवेट सेक्टर को मदद करते हुए, ठीक है, जहां गड़बड़ करेगा वहां स्टेट सेक्टर गवर्नमेंट काम करेगी उनके साथ, ठीक है, लेकिन उनको 12 कंट्री, सिर्फ कंट्री 12 इंडस्ट्रीज, ठीक है, 12 इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है काम करने के लिए उनको एग्री कर दिया, ठीक है, किसने, गवर्नमेंट ने, बोली और जहां दिक्कत पड़ेगी, जहां सहयोग चाहिए हम करेंगे आपका, ठीक है। ये सब बातें होंगी। और दिस सेक्टर, ठीक है, सॉरी, दिस इंक्लूड 12 इंडस्ट्रीज लाइक फर्टिलाइजर्स और आपका मशीन, ठीक है, टूल्स, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, ठीक है, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा हिम्मत करके दिया। थर्ड कैटेगरी शेड्यूल सी जो था, वहां क्या हुआ कि रिमेनिंग इंडस्ट्रीज जो थी, ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर मैनेज करेगा, लेकिन गवर्नमेंट उनको लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू अलाउ करेगी, और गवर्नमेंट उन पर निगाह रखेगी, किस एक्ट के थ्रू, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के थ्रू गवर्नमेंट लगातार उनके इंस्पेक्शन करती रहेगी, चेक करती रहेगी, ठीक है, उनका जो लाइसेंस है वो उनको टाइम टू टाइम रिन्यू कराना होगा, कोई भी नई ब्रांच खोलनी है, कुछ भी नया काम करना है तो उनको परमिशन लेनी है, लाइसेंस लेना है, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी प्राइवेट सेक्टर को अगर काम करना है तो। जैसे एग्जांपल होटल, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, ये सब, होटल होटल कह रहा हूँ मैं, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, ये सब चीजें यहाँ पर आना शुरू है, ठीक है। आज के टाइम में देखो, अब तो एजुकेशन की बात कर लो आप, बैंकिंग सेक्टर की बात कर लो, हर चीज में प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज आज के टाइम में सब जगह है, तो ये सब चीजें वहां पर होती रही। उसके बाद इंडस्ट्रियल लाइसेंस, ठीक है, इसी में जो है आईपीआर का पहला पॉइंट में एलिमेंट समझाया, सेकंड में ये था, नो न्यू इंडस्ट्री, कोई भी नई इंडस्ट्री बिना गवर्नमेंट के परमिशन या लाइसेंस के नहीं हो सकती थी। क्यों? इसके पीछे डर था, मैंने बताया ना कि कोई वापस से, मान लो हमारी कंट्री में ही कोई इंडस्ट्री अब ऐसी खड़ी हो गई कि वो समस्या का विषय हो गई हमारे लिए, उसने इंडस्ट्री पे पूरा, उस इंडस्ट्री ने अगर पूरी कंट्री पे व्यवस्था बना ली तो, ठीक है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना ली थी, तो वो डर था, इसलिए लाइसेंसिंग सिस्टम वगैरह गवर्नमेंट ने कहा इसके बिना काम नहीं होगा, ठीक है। और एग्जिस्टिंग कंपनीज को एक्सपेंड करना है, ये सब मैं बात बता ही रहा था अभी, एक्सपेंड करना है, नई ब्रांच खोलनी, कुछ भी करना है। डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्शन, मतलब नए प्रोडक्ट्स, मतलब वो पहले पेन पेंसिल इरेजर 3 चीजें बना रही कोई कंपनी, अब वो चाहती है कि हम अपने बिजनेस में नोटबुक्स भी बनाएं, ठीक है, तो कुछ भी नया प्रोडक्ट्स ऐड करना है, ठीक है, डाइवर्सिफाई करना प्रोडक्शन को, तो परमिशन चाहिए, ये सिस्टम था, ठीक है। इंडस्ट्रियल कंसेशंस, बेटा बहुत ध्यान से समझना कि यहाँ लाइसेंस वाइसेंस कहाँ, सब चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि थर्ड चैप्टर में ये सब हटे हैं फिर, ठीक है, तो पहले सेकंड में लगे, फिर थर्ड में हटे, हर चीज बड़े सिस्टमेटिक समझनी है, वरना फिर सब गड़बड़ा जाओगे आप। सारे चैप्टर लाइन से हैं यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड सीक्वेंस वाइज चलना है। तो इंडस्ट्रियल कंसेशंस में क्या कहा जा रहा है, देखो, इंडस्ट्रियल यूनिट वर गिवन इंडस्ट्रियल कंसेशंस, मतलब टैक्स वगैरह पे इनको बेनिफिट दिया गया कि भैया देखो, जो इंडस्ट्रीज, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज अपना काम शुरू कर रही थी,
प्राइवेट वाली जो काम अपने करना शुरू कर रही थी, उनको गवर्नमेंट बोली है टैक्स मत देना है, कम दे देना, इलेक्ट्रिसिटी जो है कम प्राइस पे दे देंगे हम आपको, ठीक है। ये सब फायदे देने लगी गवर्नमेंट, और कहा कि ये सब फायदे कब ज्यादा मिलेंगे आपको, जब आप देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में जब ज्यादा काम करोगे, बैकवर्ड रीजन्स जो है कंट्री के। तो आप देखो कई सारी फैक्ट्रीज जो है वो शहर के बाहर होती हैं, ठीक है, जो आपके आसपास के गांव होते हैं, ठीक है, शहर के आसपास वहां होती है। क्यों? क्योंकि वहां उनको बेनिफिट ज्यादा, टैक्स कम देना पड़ता है, बिजली पानी ये सस्ते में मिलता है, गवर्नमेंट ये सब चीजों पे सब्सिडी देती है, तो ये सब फायदे हैं, ठीक है, उस टाइम से चले आ रहे हैं ये सब। तो इस तरह की बातें जो है आपको मतलब लगातार समझनी है। नेक्स्ट है अपना टॉपिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हालांकि मुझे लगता है अब ज्यादा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना करते हैं, ठीक है, इस क्लास में, और बाकी का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। तो इतना समझ में आओगे, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, क्योंकि हर चीज जब समझ में आ रही है, समझने के अलावा आपको क्या करना है, उस चीज को कंटिन्यूस बेसिस पर रिवाइज करना है। एक बार में सुन की चीजें आपको दिमाग में नहीं बैठेंगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा मान सकते हैं, लेकिन दिमाग में ठहराना ये चीज है, एग्जाम के लिए याद रखनी है, उसके लिए मल्टीपल, ठीक है, और क्यूमुलेटिव रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बार करना पड़ेगा, तब चीजें आपके दिमाग में रुकेंगी। नोट्स में बार बार कहता हूँ रेगुलर बनाओ, बुक रीडिंग, आईईडी इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज आईईडी ये थियोरेटिकल चैप्टर्स मतलब इनके अंदर है, आपको बुक रीडिंग जितनी ज्यादा अच्छे से कर लोगे उतना ज्यादा फायदा आपका, ठीक है। चलिए काफी है इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।